Hello students, welcome you all on Fateh classes. Students, as you all know, we have started the topic linking devices in the last video. So today we continue the same topic with a part 2. Students, linking devices के part 1 में हमने क्या पढ़ा था? part 1 में हमने पढ़ा था coordinating conjunctions, ओके पार्ट 1 में हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी होती हैं, ऐसी कंजंक्शंस जो कि ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे क्लॉजेस को जोड़ती हैं जो कि समान कोटि के होते हैं। समान कोटि के कैसे, एग्जांपल से एक बार और रिव्यू ले लेते हैं इसका। Ram is a singer, Shyam is a dancer। ठीक है, राम इज़ अ सिंगर और श्याम इज़ अ डांसर। इसको कंजंक्शन से अपने कैसे बनाया, राम इज़ ए सिंगर एंड Shyam is a dancer. So okay students, Ram is a singer और Shyam is a dancer। तो ये वाक्य को हमने एंड से, एंड कंजंक्शन यूज़ करके इसको कंबाइन किया। तो एंड कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कैसे कि जैसे राम इज़ अ सिंगर, श्याम इज़ अ डांसर, ये दोनों सेंटेंस आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। कोई भी सेंटेंस दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। कैसे, जैसे राम एक सिंगर है तो ये पूरा है सेंटेंस, श्याम एक डांसर है पूरा है सेंटेंस। ऐसा नहीं कि राम को एक सिंगर बोल दिया तो ये अभी अधूरा लग रहा है अपने को सेंटेंस कि आगे कुछ और आएगा तो ये पूरा होगा, ऐसा नहीं है। राम इज़ अ सिंगर अपने आप में कंप्लीट है, श्याम इज़ अ डांसर अपने आप में कंप्लीट है। तो ये तो अपने पहले लिख लिए थे दोनों सेंटेंसेस। अगर अपने पहले नहीं लिखे होते, डायरेक्ट ये सेंटेंस अपने लिखते तो भी अपने देखते कि अगर अपने एंड को हटा देते हैं तो ये दोनों सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। ओके, और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2 में, वो है हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये कौन सी कंजंक्शंस होती हैं? ये ऐसी कंजंक्शंस होती हैं जिसमें क्या होता है, एक क्लॉज दूसरे, एक होता है क्लॉज जो डिपेंडेंट होता है दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर, जो अपना अर्थ देने के लिए डिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल, इफ़ you will if you come here I will teach you। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये सेंटेंस है हमारे पास कि इफ़ यू कम हेयर आई विल टीच यू। यदि तुम आते हो, क्या है, यदि तुम आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। ओके, तो ये जो इफ़ है इसने क्या कर दिया है, इस वाले सेंटेंस को अधूरा बना दिया है। जब आपने ये कह दिया इफ़ यू कम हेयर और पॉज ले लिया तो इसका मतलब अगला सामने वाला ये सोचेगा कि आगे क्या बोलेगा, ये है ना, ये वाक्य अधूरा हो गया। इतना बोल के अपने नहीं छोड़ सकते, इसके आगे जब अपने इफ़ बोल दिया तो अब इसको सेंटेंस को पूरा करने के लिए ये वाला जो क्लॉज है ये बोलना ज़रूरी है कि यदि तुम आते हो, मीन्स यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो जब अपने इतना बोल दिया कि यदि तुम आओगे तो फिर आगे क्या, यदि मैं आया फिर उसके आगे क्या, आई विल टीच यू। तो ऐसे ये है, ये अपने आप में सेंटेंस डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है।
कंप्लीट है, इसका पूरा मीनिंग है, ये अपना अर्थ अपने आप दे रहा है, आई विल टीच यू। अगर अपने इतना भी बोलेंगे तो ठीक है, आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो ठीक, ये कंप्लीट है। बट इफ़ यू कम हेयर, ये क्या है, ये इनकम्प्लीट है। ये अपने अर्थ के लिए, अपना मीनिंग देने के लिए इसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, इस वाले, इसके आगे आने वाले सेंटेंस के ऊपर। तो ऐसी जो कंजंक्शंस होती हैं, जैसे ये इफ़ है, तो ऐसी कंजंक्शन को हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। तो आज हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट कंजंक्शन अपने ले लेते हैं यही इफ़ वाली। इफ़ है और इसके साथ वेदर। इफ़ और वेदर दोनों ही ऑलमोस्ट सेम मीनिंग रखते हैं। क्या मतलब होता है इसका, यदि या कि, ठीक। इफ़ और वेदर मतलब रिप्लेस कर सकते हैं इनको अपने एक दूसरे की जगह। यहाँ इफ़ है, वेदर लगा सकते हैं, वेदर है वहाँ पे इफ़ लगा सकते हैं। एक तो सेम सेंटेंस जैसे अपने पहले लिया था, इफ़ यू कम हियर आई विल हेल्प यू। तो यदि तुम आओगे तो आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इस तरह के जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो आपको पता है। यहाँ पे अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, यहाँ पे भी विल आएगा। और हमेशा दोनों साइड अपने फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं करना होता। एक जगह एक क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे तो दूसरे में फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे। ओके, ये बात भी आप ध्यान में रख के चलें। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ यू कम हियर देन, ठीक है। तो ये देन से भी कंबाइन होता है यहाँ से वाक्य, इफ़ यू कम हियर देन आई विल हेल्प यू। यदि तुम आओगे तो तब मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, आई विल हेल्प यू। तो एक तो इस तरह के वाक्य में अपने क्या लगाते हैं, इफ़ लगाते हैं यदि के लिए, यदि तुम आओगे, यदि तुम खेलोगे, यदि तुम ऐसे करोगे, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे अपने इफ़ यूज़ करते हैं। और एक कौन सा वाक्य है, जैसे अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट याद होंगे सबको स्टूडेंट्स। ही सेड, ऐसा है, आर यू बिजी। तो ऐसा है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो कि डायरेक्ट में है। इसको जब अपने इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं। एक तो ये रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब में अपने क्या लिखते हैं, आस्क्ड, ही आस्क्ड। अब यहाँ पे एक कंजंक्शन यूज़ करते हैं, कौन सी, इफ़ और वेदर, यानी कि दोनों में से एक, इफ़ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं। ही आस्क्ड इफ़ या वेदर। यू को थर्ड पर्सन में बदलना है, मान लो यहाँ पे आई है, ठीक। ही आस्क्ड इफ़ और वेदर आई, पास्ट में जाएंगे, ठीक। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो पास्ट इंडेफिनिट पे चेंज करेंगे इसको, टेंस को। आई वॉज बिजी, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, इसको हटा देंगे। यही रूल्स होते हैं। तो इस तरह के जो आपको रिपोर्टेड वर्ब के बाद रिपोर्टेड वर्ब, आपको पता चल रहा हो कि इनडायरेक्ट में ये सेंटेंस दिया हुआ है, रिपोर्टेड वर्ब आ रही है, रिपोर्टेड वर्ब के बाद आपने जो कंजंक्शन यूज़ करनी है वो इफ़ और वेदर दोनों में से आप एक यूज़ करके ऐसे सेंटेंस को बना लेते हैं, राइट। एक और कंडीशन होती है इसकी, जैसे अगर ये सेम सेंटेंस आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए कि ही सेड आर यू बिजी, और नॉट,
क्या डिफरेंस आ गया इसमें? सेम सेंटेंस है, आगे क्या है? और नॉट। तो जब इसको अपने इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो कैसे? ही आस्क्ड। अब जब यहाँ पे और नॉट आ गया तो क्या कंडीशन होती है? यहाँ पे अब इफ़ यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ क्या यूज़ करेंगे? वेदर। ही आस्क्ड ये होगी आपकी रिपोर्टेड वर्ब, ये रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच को इससे जब आप कंबाइन इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे वेदर लिखेंगे, ठीक है। ही आस्क्ड वेदर आई वॉज बिजी और नॉट, और नॉट। अब जब ये आगे और नॉट आ जाए किसी भी वाक्य में और वेदर और इफ़ में से कंजंक्शन लगानी है तो आप सिर्फ क्या लगाएंगे? वेदर लगाएंगे, इफ़ नहीं। डन स्टूडेंट्स? तो रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, अगर होता तो ही आस्क्ड। आप क्योंकि यहाँ पे हमने आई लगाया है तो क्या लगाते हैं यहाँ पे? ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज बिजी और नॉट। इस तरह से करके सेंटेंस बनाते। तो रिपोर्टेड वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा कोई, उसके बाद वेदर यूज़ करना है अगर नॉट आएगा आगे, और नॉट, इस तरह से और नॉट शब्द आएगा आगे तो आप वेदर यूज़ करेंगे। ये इफ़ और वेदर में डिफरेंस है। as soon as और as long as, ये दो कंजंक्शंस होती हैं, देखने में काफ़ी सिमिलर लग रही हैं, एक जैसी, लेकिन इनमें क्या फ़र्क होता है? as soon as का मतलब क्या होता है? जैसे ही। क्या मतलब होता है इसका? जैसे ही। और as long as का क्या मतलब होता है? जब तक। जब तक मीन्स जिस समय से उस समय तक, ठीक है, इस समय से उस समय तक, उस तरह से, ठीक है। तो एक तरह से टाइम ही को डिनोट कर रहा है कि जब तक, उस समय तक। तो इस तरह से करके इसका मीनिंग बनता है। और as soon as का क्या बनता है? जैसे ही। एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। as soon as I entered the room, a cat ran out of the door। तो क्या मीनिंग बना इसका? जैसे ही मैंने एंटर करी, एंटर हुआ मैं कमरे के अंदर, तो एक कैट जो थी वो रैन आउट हुई, वहाँ से दौड़ के भागी डोर से, दरवाजे से, ठीक है। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ रूम के अंदर, एक कैट वहाँ से दौड़ के गेट से भाग के बाहर निकली। तो इस तरह से as soon as कंजंक्शन यूज़ करते हैं आप, इस तरह की सेंस आएगी जहाँ पे सेंटेंस में, वहाँ पे। as long as, ये as long as your parents, as long as your parents are with you, no one can harm you। क्या मतलब हुआ इसका? as long as क्यों आया है यहाँ पे as long as your parents are with you? जब तक, जब तक की सेंस में, जब तक मीन्स जिस समय तक। तो जिस समय तक आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, कोई भी आपको हार्म या हानि नहीं पहुंचा सकता, ये मीनिंग बनता है इसका। तो ये डिफरेंस होता है as soon as और as long as में, जैसे ही और जब तक। Let's move to the next conjunction now.
नेक्स्ट कंजक्शंस वी हैव टिल है, अनटिल है और अनलेस है। काफ़ी सिमिलर सी लगती हैं, ये दोनों सिमिलर सी लगती हैं, ये दोनों सिमिलर सी लगती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? वही जब तक। क्या? जब तक। टिल का मतलब जब तक, समय को डिनोट करता है ये, तो टिल और अनटिल। अब दोनों का मीनिंग जब तक होता है, लेकिन अनटिल जो है इसका, ये किस को लेके चलते हैं अपने नेगेटिव सेंस। ठीक है, तो अनटिल जो है वो नेगेटिव सेंस देता है अपने को, जब तक, और ये नेगेटिव जब तक नहीं। इसको कैसे लिख सकते हैं अपने? जब तक नहीं। बेसिकली ऐसे इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने। नेगेटिव मीनिंग देता है अपने को, तो नेगेटिव मीनिंग देता है, इसलिए अपने को क्या करना है? इनके साथ नॉट यूज़ नहीं करना है। अनलेस का मीनिंग क्या है? ये एक कंडीशन बताता है अपने को, जब तक ही इसका मीनिंग होता है, लेकिन जैसे ये जब तक समय को डिनोट करता है, ये किसको बताता है अपने को? किसी कंडीशन को बताता है। अनलेस भी जब तक को होता है, और कंडीशन, कोई कंडीशन होती है उसके बारे में बता रहा होता कि जब तक उस शब्द, वो जब तक है जहाँ पे कोई कंडीशन होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से ही अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं इनको अच्छे से। एक सेंटेंस है जैसे आई विल वेट टिल यू कम। ठीक, एक है आई विल वेट अनटिल यू कम। टिल है, अनटिल है, दोनों में से देख लेते हैं। आई विल वेट टिल यू कम, तो यहाँ इसका मतलब क्या बनता है? टिल, मैं कब तक इंतज़ार करूँगा? तुम्हारे आने तक, मैं तुम्हारे आने तक इंतज़ार करूँगा। इसका ऐसे ट्रांसलेशन बनाएंगे अपने, मैं तुम्हारे आने तक इंतज़ार करूँगा। ओके, और इसका क्या बनाएंगे? जब अनटिल लग गया तो इसका क्या हो जाएगा? ये आपका जो है सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इसकी ट्रांसलेशन चेंज हो जाएगी इससे, क्योंकि ये अनटिल लग गया तो ये अब नेगेटिव सेंटेंस बन गया। आई विल वेट अनटिल यू कम, तो अनटिल लगने से इसका ट्रांसलेशन कैसे हो जाएगी? ये बन जाएगी आपकी, मैं इंतज़ार करूँगा या करूँगी जब तक तुम नहीं आ जाते। तो नहीं, समझ में आ गया आपको? अनटिल लग गया तो टिल की जगह ये सेंटेंस रॉन्ग नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया? ये नेगेटिव में आ गया। अब इसका मीनिंग, मैं इंतज़ार करूँगा जब तक तुम नहीं आ जाते, तो तुम्हारे आने तक इंतज़ार करूँगा जब तक, यहाँ अपने ये कह देते हैं कि जब तक तुम नहीं आ जाते तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अब अनलेस है, अनलेस यू वर्क हार्ड you can not succeed। इस तरह से जो वाक्य बनते हैं वहाँ पे अपने क्या लगाते हैं? अनलेस। अब यहाँ पे एक कंडीशन होगी, क्या कंडीशन है? कि जब तक तुम परिश्रम, मेहनत नहीं करते तब तक तुम कामयाब नहीं होगे।
ठीक है। तो तुम कामयाब कब तक नहीं होगे, जब तक तुम परिश्रम नहीं करते। तो जब तक है, लेकिन ये कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं बताया गया आपको। इसमें क्या है, सिर्फ एक कंडीशन है, कभी भी मेहनत करनी शुरू कर दो तो आप क्या होगे, कामयाब हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से टिल, अनटिल और अनलेस में ऐसे डिफरेंस करते हैं अपने। दोनों ही ये नेगेटिव हैं, नेगेटिव मीनिंग देते हैं, इसमें भी अपने नॉट यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये दोनों में, अनटिल और अनलेस में नॉट यूज़ नहीं करना है, लेकिन ये अपने आप में नेगेटिव सेंस देते हैं सेंटेंस को। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंजंक्शन है वो है व्हाइल और व्हेन। दोनों ये भी एक जैसे से लगते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस है। इसका मतलब होता है जबकि, और इसका मतलब क्या होता है, जब। इसमें क्या होता है, जब दो एक्शन एक साथ हों, ठीक है, वहाँ अपने वाइल यूज़ करते हैं। कैसे, आपको एग्जांपल से पता चलेगा। व्हेन, जब, जब एक एक्शन पूरा होने पर दूसरा हो, तो वहाँ पे अपने क्या यूज़ करते हैं, व्हेन। ओके, तो वाइल, जबकि, व्हेन, जब। कैसे, जैसे गीता वॉज स्टडिंग while Sita was playing। तो गीता वॉज स्टडिंग वाइल सीता वॉज प्लेइंग। गीता खेल रही थी जबकि क्या हो रहा था, सीता पढ़ रही थी। गीता पढ़ रही थी जबकि सीता खेल रही थी। तो दोनों काम एक ही टाइम पे हो रहे थे। उसी समय पे गीता पढ़ रही थी और सीता उसी समय पे खेल रही थी। तो यहाँ पे अपने जो कंजक्शन यूज़ करी है वो है वाइल। कौन सी है, वाइल। जब का मतलब जब एक एक्शन पूरा हो उसके बाद दूसरा हो। जैसे व्हेन आई reached the station when I reached the station the train had left। ठीक है, तो गाड़ी क्या थी, वो प्रस्थान कर चुकी थी, वो जा चुकी थी। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन लेफ़्ट हो गई थी, गाड़ी छूट चुकी थी। तो ये काफ़ी पुराना सेंटेंस है। When I reached the station the train had left। तो गाड़ी छूट गई। क्या हुआ, जब मैं पहुंचा तो गाड़ी पहले ही जा चुकी थी। तो गाड़ी जाने का एक्शन पहले हो गया था, आप बाद में पहुंचे। तो इस तरह से एक एक्शन ख़त्म होने के बाद जब दूसरा एक्शन शुरू होता है तो वहाँ अपने कौन सी कंजंक्शन यूज़ करते हैं, व्हेन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। तो यहाँ बीच में आ गया व्हेन स्टेशन। तो इस तरह से वाइल और व्हेन में आपने क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। अब नेक्स्ट कंजंक्शन है अपनी दैट। दैट है और सो दैट है। कौन सी है, सो दैट। दैट का मतलब कि, सो दैट का मतलब क्या होता है, ताकि।
ये भी एग्जाम्पल से ही समझ में आएंगे अपने। जैसे ही थिंक्स दैट आई एम ऑनेस्ट, तो वो सोचता है कि मैं क्या हूँ, ऑनेस्ट हूँ। ही थिंक्स दैट आई एम ऑनेस्ट, ये सेंटेंस है। और ही थिंक्स दैट आई एम ऑनेस्ट, एक और है सो दैट को लेके बनाते हैं। ही इज़ सो, ही इज़ सो टायर्ड, ही इज़ सो टायर्ड दैट, सो आ गया और दैट आ गया यहाँ पे। ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट गो ऑन, तो वो इतना थक चुका है कि वो गो मतलब आगे नहीं चल सकता। तो ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट गो ऑन, वो इतना थक गया है कि वो आगे नहीं चल सकता। अब ये सो दैट से ऐसा ही एक मिलता जुलता और सेंटेंस है, उसको भी यहीं पे समझ लेते हैं अपने। ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो इसमें ये है वो इतना थक गया है कि वो आगे नहीं चल सकता। और ही इज़ टू वीक टू वॉक, यहाँ पे टू है तो यहाँ पे प्रेपोजिशन अपने, इसको प्रेपोजिशन में ज़्यादा सेंटेंस आने के चांस है। तो वो इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता, ऐसे बनेगा सेंटेंस। तो इस तरह के वाक्य में क्या है, ये ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो चलने के लिए बहुत कमज़ोर है। इसका मतलब कि वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता, ऐसे बनेगी इसकी ट्रांसलेशन सेंटेंस की। और टू जिस भी वाक्य में टू हो तो इसके साथ नोट ही लिख लो, नीचे नोट लिख के लिख लो आप कि टू वाला जो वाक्य होता है के साथ भी साथ नॉट यूज़ नहीं करना है अपने, ठीक है, क्योंकि इसका खुद का मीनिंग नेगेटिव होता है। टू का मतलब क्या होता है, ये नेगेटिव मीनिंग रखता है टू, तो इसके साथ अपने नॉट यूज़ नहीं करना है। लेकिन ये जो सेंटेंस आपका बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव ही बनेगा, किससे, टू लगने से। एक और सेंटेंस है, वी ईट सो दैट, we eat so that we may live। क्या मतलब हुआ इसका कि हम खाते हैं ताकि, यहाँ पे ताकि आगे, सो दैट का मीनिंग, तो हम खाते हैं, क्यों खाते हैं, ताकि हम जी सकें। तो हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते हैं। वी ईट सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जी सकें। अब ये ऐसा सेंटेंस है जो घूम फिर के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको देखने में मिलता है, लगभग ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आता है ये वाला सेंटेंस। कैसे, या तो ये वर्ब में भी आ सकता है। वर्ब में कैसे देखना अपने को, यहाँ पे अगर आपके लिए ब्लैंक छोड़ा होगा इसको, तो आप क्या करेंगे, मे को देखेंगे और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कंजंक्शन में भी आएगा, अगर इस तरह का आप स्ट्रक्चर फॉर्मेट देखेंगे, इस वाक्य को देखेंगे तो यहाँ पे सो दैट लगाएंगे कंजंक्शन। और ये मॉडल्स में भी आता है आपके लिए ये सेंटेंस। कैसे आता है कि यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ा होगा इस जगह को, और आपने बाकी सेंटेंस देखना होगा, ईट देखनी होगी कि अगर ईट है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म वर्ब की तो यहाँ पे मे आएगा, अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइट लिखेंगे। कैसे, मान लो ये सेंटेंस है, ही एट फूड सो दैट ही कैन, सॉरी के कैन नहीं आता इसमें, क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे, माइट लिखेंगे। ही माइट
सर्वाइव। ही एट फूड सो दैट ही माइट सर्वाइव। सर्वाइव, वो सर्वाइव कर सके। एट यहाँ पे देखा आपने, सेकंड फॉर्म आ रही है वर्ब की, एट की। यहाँ पे एट आ गया तो यहाँ पे अगर मॉडल फिल करना होगा, आपको जगह छोड़ी होगी, तो वहाँ पे आप मे की बजाय माइट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस घूम फिर के आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा ग्रामर के किसी न किसी पोर्शन में। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट बनेगा देन। कौन सा बनेगा? देन। देन कहाँ पे आता है? जो कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में, दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है, वहाँ पे देन यूज़ करते हैं। एक और स्ट्रक्चर होता है नो सूनर, ऐसे नहीं इकट्ठे ही लिखना है इसको, नो सूनर। तो नो सूनर वाला जो सेंटेंस बनेगा उसमें अपने आगे जाके कंजंक्शन जो लिखनी है वो क्या लिखनी है? देन लिखनी है। इन दोनों में बेसिकली देन कंजंक्शन आएगी। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। राम इज़ टॉलर देन श्याम लिख लो। ठीक है, राम जो है श्याम से क्या है? टॉलर है। तो राम और श्याम दोनों में तुलना है, कंपैरिजन है, टॉलर आ गया। ठीक, कंपैरिजन डिग्री है ये आपकी, कंपैरेटिव डिग्री है टॉलर। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ अपने क्या लगाते हैं? देन। क्या यूज़ करते हैं? देन। कृष्णा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इज़ मोर इंटेलिजेंट देन, क्या आएगा? देन भीम। तो यहाँ पे मोर आ गया, कंपैरेटिव डिग्री आ गया, तो क्या लगाएंगे? देन कंजंक्शन यूज़ करेंगे। कृष्णा इज़ मोर इंटेलिजेंट देन भीम। अब नो सूनर से, नो सूनर को आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चलना है कि ये फिक्स है स्ट्रक्चर, ऐसे ही लिखा जाएगा। नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन अब यहाँ पे कंजंक्शन आएगी देन। नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन, अब आएगा देन द ट्रेन। नो सूनर हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैड है तो थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखना है आपने? देन। देन के बाद द ट्रेन डिपार्टेड। तो मेरे जाने, पहुंचने, जब मैं पहुंचा तो ऐसे ही बनेगा इसका। जो ही मैं स्टेशन पे पहुंचा तो क्या था? गाड़ी क्या थी? डिपार्टेड, गाड़ी प्रस्थान कर चुकी थी, जा चुकी थी वहाँ से।
तो ऐसे करके इसका क्या बनेगी, ट्रांसलेशन बनेगी। लेकिन बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ से सेंटेंस से क्या सीखना है कि आपको इसको फोकस करना है कि इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इसी तरह से बनेगा सेंटेंस का। और नो सूनर जहाँ पे भी आप देखेंगे सेंटेंस के आगे जो आपने कंजंक्शन लगानी है वो क्या लगानी है, देन लगानी है। ठीक, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हार्डली या स्कार्सली। हार्डली और स्कार्सली दोनों ही सेम मीनिंग रखते हैं। दोनों एक की जगह, एक दूसरे की जगह क्या हो सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है। हार्डली और स्कार्सली के बाद हमें जो कंजंक्शन लगानी है वो लगानी है व्हेन और बिफोर में से एक। व्हेन लगाएंगे या क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे। मीनिंग क्या होता है इसका, मुश्किल से। ठीक है, मुश्किल से, ये मीनिंग है इनका हिंदी में। हार्डली या स्कार्सली, आप इसका भी स्ट्रक्चर देखें आप। हार्डली, स्कार्सली, हैड, फिर आएगा ही लिख लो, आई लिख लो या ही लिख लो। हार्डली स्कार्सली हैड ही रीच्ड, हैड है तो थर्ड फॉर्म ही आएगी, रीच द ऑफिस अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, व्हेन या बिफोर। क्या लगाएंगे, व्हेन या बिफोर। कंजंक्शन लगाएंगे। इट बिगेन टू रेन। क्या हुआ, मुश्किल से हार्डली स्कार्सली हैड ही रीच्ड द ऑफिस। मुश्किल से वो ऑफिस अभी पहुंचा ही था कि क्या हो गया, बारिश शुरू हो गई। तो मतलब बस बारिश शुरू होने से जस्ट थोड़ी देर पहले वो पहुंचा ऑफिस, और उसके पहुंचने के बाद बारिश शुरू हो गई। तो हार्डली और स्कार्सली। इसके बाद हमारी कंजंक्शन जो बनेगी वो है लेस्ट। लेस्ट का मीनिंग क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि, ऐसा करके। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग बनता है, कहीं ऐसा ना हो। एग्जाम्पल, इसका एक और रूल क्या बनेगा कि लेस्ट के बाद क्या आएगा, शुड आएगी। शुड आएगा मॉडल आपका, और प्लस आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इसके स्ट्रक्चर में मोस्टली आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगा। जैसे वॉक स्लोली, लेस्ट यू शुड फॉल। तो क्या मतलब बनेगा इसका, धीरे चलो, लेस्ट यू शुड फॉल, नहीं तो तुम गिर जाओगे। या ऐसे कि अगर धीरे नहीं चले, धीरे चलो, नहीं तो क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। तो इस तरह से करके इसका बनेगा मीनिंग सेंटेंस का। रन फास्ट lest you should miss your bus। ठीक है, रन फास्ट, तेज़ दौड़ो, नहीं तो क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी बस मिस कर दो।
तो इस तरह से करके लेस्ट के साथ जो आपके वाक्य बनेंगे, शुड आएगा मॉडल आगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हो सकता है ये ना भी लिखे हों, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन चांसेस ये ऐसे ही होते हैं कि आपको हिंट देने के लिए एग्ज़ाम में ये शुड आपको लिखा हुआ मिलेगा सेंटेंस में, ठीक है। तो वहाँ पे आपने जो कंजंक्शन फिल करनी होगी वो कंजंक्शन करनी होगी लेस्ट यहाँ पे फिल। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंजंक्शंस। And our next conjunctions are even though, या इसको अपने कह देते हैं even if, ठीक। दूसरी है as though, as if। तो काफ़ी सिमिलर सी लगती हैं, लेकिन फ़र्क है इनमें। जैसे इवन दो या इवन इफ़, एक ही मतलब है दोनों का, चाहे फिर। इसका मीनिंग क्या बनता है? चाहे फिर, चाहे फिर ऐसा हो जाए, मैं ऐसे करूँगा चाहे फिर वैसा हो जाए, उस तरह से करके चाहे फिर। और एज दो एज इफ़ का मतलब है जैसे कि, जैसे कि, या इसको अपने मानो, ऐसे भी मान के चल सकते हैं। मानो कि वो ऐसे है, मतलब वो एक्शन रियल में ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने को ऐसे शो कर रहा है कि जैसे कि वो ऐसे है, ठीक है। इस तरह से करके वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें अपने एज इफ़ यूज़ करते हैं। हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस याद होंगे आपको, उनमें एज इफ़, एज दो, ये अपने कंजंक्शन क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल पे आते हैं। आई विल नॉट चीट माई फ्रेंड्स इवन दो, या आप कह सकते हैं इवन इफ आई एम हैंग्ड। तो क्या कहने चाह रहा है ये सेंटेंस आपको कि आई विल नॉट चीट माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स को कभी चीट नहीं करूँगा, इवन इफ़ आई एम हैंग्ड। तो इवन इफ़ या इवन दो मैं हैंग कर दिया जाऊँ, लटका दिया जाऊँ, मतलब चाहे मैं कोई मेरे को फांसी पे लटका दे, मैं अपने फ्रेंड्स को चीट कभी नहीं करूँगा। तो ये सेंटेंस ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये सेंस अपने सामने आती है, इस तरह के सेंटेंस आता है अपने सामने, तो वहाँ अपने कंजंक्शन कौन सी यूज़ करनी है? इवन दो या इवन इफ़। नेक्स्ट है आई शैल go there, I shall go there even if या even though सेम है। it rain। तो I shall go there even if या even though it rain। तो चाहे बरसात हो जाए, आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, मैं वहाँ पे जाऊँगा ज़रूर। चाहे फिर बारिश आ जाए, कहते हैं अपने आंधी आए तूफ़ान आए, मैं वहाँ पे जाऊँगा ज़रूर। तो इस तरह से करके क्या कंजंक्शन यूज़ करते हैं अपने? इवन इफ़ या इवन दो। अब ये क्या था? एज दो या एज इफ़, ये कैसे वाक्य में यूज़ करते हैं अपने? शी बिहेव्स as if she were a heroine। तो she behaves, वो कैसे बिहेव करती है? जैसे कि वो एक हीरोइन हो।
तो ये जैसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जानी मतलब वो हीरोइन है नहीं पर वो बिहेव ऐसे करती है जैसे कि वो हीरोइन हो। तो जब ये वर आ गया तो मीन्स ये ऐसा सेंटेंस है कि इसमें वो हीरोइन है नहीं, अपने आप को शो करती है कि वो हीरोइन है। ठीक है, तो जैसे कि के लिए अपने यहाँ पे कंजंक्शन क्या लगाएंगे, एज इफ़। ये सेंटेंस आपको ये भी बताते हुए चलूँ मैं, शी बिहेव्स ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, शी बिहेव्स एज इफ़ या एज दो शी इज़ ए हीरोइन। तो क्या ये सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग है? ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, या अगर आपने यहाँ पे वर की जगह इज़ लिखेंगे तो ये सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, ये सेंटेंस करेक्ट होगा। लेकिन सेंस यहाँ पे क्या बन जाएगी, इस इज़ के लगने से इसकी सेंस बन जाएगी कि वो एक्चुअल में एक हीरोइन है और बिहेव भी वैसे ही कर रही है जैसे वो हीरोइन है। ठीक है, तो वो हीरोइन है और हीरोइन जैसा बिहेव कर रही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वर लगने से यहाँ पे ये सिचुएशन बन गई है कि क्या है, वो हीरोइन है नहीं एक्चुअल में, पर वो क्या कर रही है, उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर जो है वो ऐसे है जैसे कि वो कोई हीरोइन हो। ठीक, तो ये है आपके एज इफ़ और इवन इफ के सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट जो कंजंक्शन है हमारी स्टूडेंट्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी तरह से वर्ब में, प्रेपोजिशन में, कंजंक्शन में, सब में इसका यूज़ अपने पढ़ते हैं। तो ये कंजंक्शन है अपनी सिंस। कौन सी है? सिंस। अब अपने पता है सबको कि सिंस प्रेपोजिशन भी है और सिंस कंजंक्शन भी है। ठीक है, सिंस एक प्रेपोजिशन भी है, सिंस एक कंजंक्शन भी है। प्रेपोजिशन कब है ये? जब इसके बाद प्लस क्या आता है, टाइम। सिंस के जस्ट बाद कोई टाइम आता है तो ये वहाँ पे सेंटेंस में प्रेपोजिशन का काम करती है। कंजंक्शन का काम कहाँ पे करती है? जहाँ पे इसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आता है, वर्ब आती है। गॉट इट स्टूडेंट्स? प्रेपोजिशन सिंस कहाँ पे है? जहाँ पे इस सिंस के बाद जस्ट उसके बाद टाइम आता है, वहाँ पे ये प्रेपोजिशन है। और सेंटेंस में जहाँ पे सिंस के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाता है, वहाँ पे ये कंजंक्शन है। अब जब ये प्रेपोजिशन है तो ठीक है, जब ये कंजंक्शन है तो एक और चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है। जहाँ पे ये कंजंक्शन का काम करेगा सिंस, वहाँ पे इसमें क्या आएगा, सिंस से पहले अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल्स देखिए, आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट ईयर। सिंस लास्ट 10 years लिख लो, लास्ट ईयर भी सही है, लास्ट 10 years। एक और सेंटेंस है, no one
हैज़ सीन हिम सिंस he left the city। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। My brother has not written to me since he went to Agra। My brother has not written to me since he went to Agra। तो मेरे भाई ने मुझे नहीं लिखा तब से, कब से, जब से वो आगरा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस, अब यहाँ पे भी सिंस है, यहाँ पे भी सिंस है और यहाँ पे भी सिंस है। अब आप इसमें से देखें कि सिंस कहाँ पे कंजंक्शन है और कहाँ पे प्रेपोजिशन है। क्या स्टूडेंट्स आप गैस कर सकते हैं कहाँ पे ये सिंस प्रेपोजिशन का काम कर रही है और कहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रही है? आई होप सब ने सेंटेंसेस देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। अब देखिए, आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 10 ईयर्स। इसका मतलब क्या है सेंटेंस का? इसका मतलब ये है कि मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि आपको मैंने बताया कि जब सिंस के बाद टाइम आ जाएगा तो ये क्या बनेगी? प्रेपोजिशन। यहाँ पे टाइम आ रहा है सिंस के बाद, यस आ रहा है। और यहाँ पे आपको बताया कि सिंस के जो पहले आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, राइट। तो यहाँ पे कौन सा टेंस है? ये हैव बीन टीचिंग। क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? नहीं। ये कौन सा टेंस बन रहा है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन रहा है और यहाँ पे सिंस के बाद टाइम आ रहा है। क्या आ रहा है? टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे सिंस जो आपका है वो कंजंक्शन का काम ना करके बल्कि किसका काम कर रहा है? प्रेपोजिशन। किसका? प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन है यहाँ पे सिंस। यहाँ पे देखिए, नो वन हैज़ सीन हिम, हैज़ सीन आ गया। तो हैज़ सीन कौन सा टेंस बन रहा है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यस है। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसके बाद सिंस है। सिंस के बाद क्या है? आपका सब्जेक्ट आ रहा है ही, और ये लेफ्ट जो है ये कौन सी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यस ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सिंस के बाद क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि ये वाला जो फॉर्मेट है सिंस के बारे में जो भी आप जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये आपके जब आप टेंसेस करेंगे वहाँ पे भी आपके काम आएगा, ठीक है। जब आप प्रेपोजिशंस पढ़ोगे वहाँ पे भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा सिंस के रूल्स। तो क्यों ना आप यहीं से अच्छे से पढ़ लें। तो कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, सिंस दोनों का काम करती है। जहाँ पे आपको अगर आपने टेंसेस में वर्ब फिल करनी होगी तो वहाँ पे आपने ध्यान रखना होता है कि सिंस से पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट लिखेंगे वाली फॉर्म आएगी आपकी, और सिंस के बाद आएगी आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म। तो यहाँ पे ये जो सेकेंड सेंटेंस है सेम, माई ब्रदर हैज़ नॉट रिटन मी, ये नेगेटिव में आ गया सेंटेंस, बट सेम है, हैज़ है और रिटन है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है। और यहाँ सिंस के बाद सब्जेक्ट आ रहा है और प्लस क्या आ रही है?
वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो सिंस के यूज़ करते समय आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सो स्टूडेंट्स, कंजंक्शंस में इतने ही रूल्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में घूम फिर के आते हैं। बुक्स में काफ़ी कुछ मैटर दे रखा है जो एक्स्ट्रा भी है, लेकिन इतने सारे जो रूल्स आप पढ़ चुके हैं कंजंक्शंस में, एग्ज़ाम में बिलीव मी इन्हीं को लेके जो क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं। तो प्लीज़ आप अपने नोट्स बनाएं और जो व्हाट यू नीड टू डू कि आप को लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है अब इसके बाद। तो आई होप आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये जो मैंने आपको टॉपिक करवाया। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आगे भी इसी तरह से टॉपिक्स हैं जो आपके रीड से रिलेटेड या अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड, उन सबको अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, फ़तेह क्लासेस से को ये मौका देना चाहते हैं कि आपको ये कंसेप्ट्स हम अच्छे से क्लियर कराएं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स से शेयर करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।